बीए तृतीय के सभी छात्र आज आधुनिक भारत के इतिहास के तहत गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका अगर देखा जाए तो जो मार्च 1930 में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नई दिशा अख्तियार की थी और उसकी शुरुआत कहीं न कहीं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से मान सकते हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसके क्या रीजंस रहे होंगे शुरू करने के, इसमें देख सकते हैं कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय 1928 की नेहरू रिपोर्ट को सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद एक घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने कांग्रेस और लीग दोनों को ही असंतुष्ट किया था। उस समय देखते हैं कि एक तरफ भारत में कुछ नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह की भावना भी कहीं न कहीं पनप रही थी। आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, छात्र शक्ति का उदय हो रहा था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा उस समय पनप रही थी, किसानों और मजदूरों के आंदोलन हो रहे थे, सांप्रदायिकता का उभार हो रहा था और साथ ही साथ सरकार का दमन चक्र भी चल रहा था। देश का जुझारू वर्ग अब झूठे बहकाव में रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह बढ़ रही थी। इसी भावना को सही दिशा देने और उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए ठोस कार्यक्रम बनाना आवश्यक था। अतः कांग्रेस ने, यानी कि उस समय गांधी, उसने नए हथियार सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो सहारा लेते हैं। उस समय विश्व पटल पर देखा जाए तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी प्रभाव इस समय कहीं न कहीं पड़ रहा था, क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा था। वो भारत की समूची अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिससे किसानों पर मुसीबतें बढ़ गई थी, मूल्यों में बेहद वृद्धि हो गई थी, भारत का निर्यात भी कम हो गया था। लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया था, वो यथावत जारी था। विदेशी वस्तुएं अधिक मात्रा में बाजार में आने से भारतीय कारखानों में उत्पादन भी कम हो गया था, तो उसका प्रभाव भी कहीं न कहीं पड़ता है। तो पहला, भारत की राजनीतिक उस समय स्थिति क्या थी, दूसरा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कुछ प्रभाव भी यहां पर पड़ता है। भारत की विप्लवकारी स्थिति भी हम कह सकते हैं कि उस समय काफी विस्फोट थी, क्योंकि आतंकवादी कुछ गतिविधियां वो बढ़ती जा रही थी, जिसमें हम देख सकते हैं मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधाराओं को उग्र बना दिया था। तो इससे हिंसा और भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। गांधी जैसे अहिंसक व्यक्ति ने इस विचारधारा को मोड़कर शांतिमय उपाय द्वारा सरकार से संघर्ष करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता निकाला, जिसमें मजदूर किसान सभी हिस्सा ले सकते थे। अगला देखते हैं, सरकार की जो दमन नीति थी उससे भी गुस्सा था, क्योंकि सरकार राष्ट्रीयता और देश प्रेम की बढ़ती भावना से त्रस्त हो चुकी थी। इसके दमन के लिए वह नित्य नए नए उपाय ढूंढ रही थी, और इसी संदर्भ में सरकार ने जनवरी 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल या काला कानून पेश किया था, जिसे विधानमंडल पहले ही अस्वीकार कर चुका था और जनता में उसका काफी हम रोष के रूप में दे सकते हैं। लॉर्ड इरविन की घोषणा, यहां देखते हैं कि 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने, जो भारतीय स्थिति की गंभीरता को समझते थे, ये घोषणा की थी कि अंग्रेजी सरकार ये समझती है, 1917 ईस्वी की घोषणा में ये बात अंतर्निहित है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा और इसकी घोषणा करने का मुझे अधिकार दिया गया है।
तो लॉर्ड इरविन की घोषणा से भारतीयों के बीच में कुछ नई आशा का संचार हुआ था और उसका परिणाम ये निकला कि वायसराय के निमंत्रण पर गांधी जी, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, विट्ठल भाई पटेल आदि कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की। वायसराय डोमिनियन स्टेट के विषय पर इन नेताओं को कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सके और दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद में इरविन की घोषणा, जिसको हम दिल्ली घोषणा पत्र भी कहते हैं, पर असंतोष व्यक्त किया गया था। तो इससे कांग्रेसी नेताओं में काफी निराशा की भावना उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद आता है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। गांधी जी ने अपनी जगह पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की अध्यक्षता करने को कहा था। इसी बीच सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए नेहरू ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के माने है तो ब्रिटिश आधिपत्य और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूरी तरह से स्वतंत्रता। और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नेहरू के बारे में। 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि रावी नदी के तट, यहां पर नेहरू तिरंगा फहराता है तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है और फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महात्मा गांधी को उचित समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार भी दे दिया था। तो पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जगी और लाहौर कांग्रेस अधिवेशन से प्रभावित होकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी कांग्रेस में शामिल होने का यह निश्चय कर लिया था। अब गांधी जी द्वारा सरकार से कुछ समझौते का प्रयास भी किया गया कि इस आंदोलन को प्रारंभ नहीं किया जाए, क्यों न वायसराय से बातचीत कर समझौता किया जाए। यंग इंडिया जो अखबार था उसमें लेख भी छपा था 30 जनवरी 1930 को कि वायसराय इरविन को लिखे एक पत्र 2 मार्च 1930 में उन्होंने 11 सूत्री मांगे पेश की थी तथा यह आश्वासन दिया था कि अगर सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो वो अपना प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दें। तो गांधी जी ने इसमें कुछ मांगे रखी थी। लगान की राशि आधा करना, सैनिक खर्च 50% करना, सैनिक कर्मचारियों के वेतन में कमी करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, नमक कर समाप्त करना, नशीली वस्तुओं की बिक्री बंद करना आदि ऐसे कुछ 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। लेकिन गांधी जी ने अपने पत्र में इरविन को यह भी लिखा था कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। परंतु वायसराय ने गांधी जी के पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और आखिर में बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से प्रारंभ करने का निश्चय किया था। तो ये एक रूपरेखा थी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले की क्या घटनाक्रम हमने देखा था, क्या रीजन्स रहे थे, जिसमें हमने भारत की कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी उस समय 1929 में जो हुई थी अमेरिका से शुरू, उसका भी प्रभाव भारत में बहुत तेजी से पड़ा था। कुछ उस समय आतंकवादी घटनाओं ने भी बढ़ावा दिया था और कुछ सरकार की दमनकारी नीति थी। लॉर्ड इरविन का घोषणा पत्र, जिसको दिल्ली घोषणा पत्र भी कहते हैं, गांधी जी की तरफ से एक समझौता का प्रस्ताव हुआ, 11 सूत्री मांगे रखी गई, लेकिन यहाँ पे इनका कोई परिणाम नहीं निकला। आखिर में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से ही प्रारंभ करने का निश्चय यहाँ किया जाता है। तो ये सब चीजें हम विस्तार से यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। वहां गांधी जी और उनके अनुयायियों ने समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। 24 दिनों की लंबी यात्रा के उपरांत
उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और नमक कानून को तोड़ने से औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। 78 अनुयायी उसके साथ थे। कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की ऐतिहासिक यात्रा थी और 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। और कब पहुंचे? 5 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया गया था और इसी घटना को औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं। इसके कुछ कार्यक्रम थे: नमक कानून तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन, भू राजस्व, लगान या अन्य करों का भुगतान न करना, कानूनी अदालतों, विधानमंडलों, चुनावों, सरकारी समारोह, सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार तथा विदेशी कपड़ों को जलाना, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, व्यापक हड़तालें और प्रदर्शनों का संयोजन करना, सरकारी नीतियों नौकरियों से त्यागपत्र देना तथा नागरिक, सैनिक और पुलिस सेवाओं में शामिल न होना। ये सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। इस समय कुछ जैसे नागालैंड की बहुत ही छोटी आयु की रानी गैडिनल्यू ने भी विद्रोह का झंडा उठाया था। सीमांत गांधी ने पठानों के बीच खुदाई, खिदमगारों और लाल कुर्ती वालों द्वारा सरकार को अत्यधिक परेशानी में डाल दिया था। तो इस कानून के बाद ये कुछ लोकल स्तर पर भी कुछ लोगों ने आवाज बुलंद कहीं न कहीं की थी। इसकी प्रगति में देख सकते हैं कि पुलिस और निम्न स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की सामाजिक बहिष्कार से अनेक इस्तीफे दिए गए। रूढ़िवादी और कुलीन परिवारों की हजारों महिलाएं अपने घरों की चार दीवारी लांघकर बाहर निकल आई और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने और जेल जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया था। विश्व लाल कुर्ती आंदोलन अभी बताया ही अब्दुल गफ्फार खान ने यहाँ पे शुरू किया था, तो उसने काफी इसमें अपना योगदान कहीं ना कहीं दिया था। इसके बाद लंदन में प्रथम गोलमेज आंदोलन संवैधानिक सुधारों की स्थिति के बारे में लेकर शुरू होता है, लेकिन कांग्रेस के बहिष्कार के चलते यह असफल रहा था और आखिर में बाध्य होकर सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। और ये समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए ही नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, लेकिन अन्य पार्टियों जिसमें उदारवादी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा रियासतों ने इसमें भाग लिया था। यह सम्मेलन असफल रहा। वायसराय और कांग्रेसी नेताओं के बीच बातचीत के लिए यथोचित माहौल तैयार करने के लिए अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया था तथा वायसराय लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया था। कांग्रेस ने वायसराय के साथ समझौता वार्ता करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया और इसी को गांधी इरविन के बीच एक लंबी बातचीत होती है, जो 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में एक समझौता भी होता है और इसी समझौतों को हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसमें क्या प्रमुख विशेषताएं थी? पहला तो यही था कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस में हुए करार पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आगे विचार विमर्श इसमें किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को वापस लेगी। विदेशी माल का बहिष्कार भी तुरंत वापस लिया जाएगा। सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में लागू अध्यादेशों को वापस लेने के लिए राजी हो गई थी। यह भी तय हुआ कि जिन राजनीतिक कैदियों के विरुद्ध हिंसा का कोई आरोप नहीं था उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और जो जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे उन्हें माफ कर दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति भी की जाएगी अगर कुछ आंदोलन के दौरान नुकसान हुआ था तो। सरकार नमक कानून से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को तो न तो माफ करेगी, न ही कानून में संशोधन करेगी
तथापि सरकार ने समुद्र तट के निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर रहने वाले लोगों को नमक इकट्ठा करने और बनाने की अनुमति यह दे दी जाती है। तो ये कुछ समझौते यहाँ पे हुए हैं गांधी और इरविन के बीच में, लेकिन ये समझौते बड़े अस्पष्ट माने हैं और बहुत प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं होती है। नेहरू जी के अतिरिक्त अनेक लोगों को पूर्ण स्वराज के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के बहुत पहले ही इस अप्रत्याशित विराग से काफी निराशा हुई थी। विशेषकर किसानों को विशेष रूप से महसूस हुआ था कि उनके साथ कहीं न कहीं धोखा किया गया है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आदेश पर अपनी जमीनों और सामान का बलिदान किया था। दूसरी तरफ भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाए जाने के कुछ दिनों बाद जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होता है, तब गांधी जी के खिलाफ काले झंडे का प्रदर्शन भी किया जाता है, क्योंकि 2 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। जब ये समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता, उसके तुरंत बाद की ये घटना कह सकते हैं, और इसे सारे देश में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया था। अनेक व्यक्तियों ने इसके लिए गांधी इरविन समझौते को दोषी ठहराया था। फलस्वरूप 29 मार्च 1931 को गांधी जी जब कराची अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो काफी प्रदर्शन भी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस की नौजवान सभा ने भी काले झंडे दिखाए एवं गांधी वापिस जाओ के नारे लगाए गए थे। इसी वातावरण में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन ने विरोध के बावजूद गांधी इरविन समझौते स्वीकार किया। शहीदों की स्मृति में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था, जिसे गांधी जी ने संशोधन के पश्चात स्वीकार कर लिया था। तो ये एक देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया गांधी इरविन समझौते की किस प्रकार कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में होता है और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में रैंसी मैकडोनाल्ड ने केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का एक अनूठा प्रस्ताव भी पेश करने का कहा गया था, और इस प्रस्ताव की 2 विशेषताएं थी कि एक संघीय सभा जिसमें शामिल होने वाले राजा अपने सदस्य नामित करेंगे, और दूसरा था विदेशी कार्य, वित्त और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक नियंत्रण और रक्षा उपाय। तो इस चर्चा के आधार के रूप में स्वीकार करने के उपरांत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान नेताओं, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि अम्बेडकर, जिन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करनी शुरू कर दी थी, और राजाओं से अंत तक तकरार कहीं न कहीं होती रही थी। अंततः ये गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी समझौते के असफल समाप्त हुआ और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर कोई सर्वसम्मति से हल नहीं खोजा जा सका। तो इस तरीके से महात्मा गांधी बुरी तरह से हताश हुआ और अंततः 31 के अंत में भारत में वापस लौट आते हैं। अगला तो कहीं ना कहीं मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्णय इसमें देखने को मिलता है, और यहां भारतीय एकता को तोड़कर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने फूट डाल और राज करो की नीति पर ज्यादा ध्यान यहां पर देना शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड की घोषणा होती है कि गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच भी आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया था, और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 14 अगस्त 1932 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध घोषणा पत्र सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट जिसको बोलते हैं उसकी घोषणा की जाती है, और इसमें कुछ व्यवस्था की जाती है, जैसे प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई, और इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन
औद्योगिक वर्गों को भी कहीं न कहीं इसमें रखा गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान निर्धारित किए गए थे। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक में थे उन्हें वैसी रियायतें नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई थी। यहाँ उनकी जनसंख्या कम थी। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहां जनसंख्या के अनुपात में भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु पंजाब और बंगाल में जहां मुसलमान बहुमत में थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में दुगने लगभग स्थान यहाँ निर्धारित कहीं न कहीं कर दिया जाता है। तो इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक करार दिया गया और उन्हें हिंदू समाज से कहीं न कहीं अलग कर दिया जाता है। तो एक वो विस्फोटक स्थिति कहीं न कहीं यहाँ मानी गई, क्योंकि मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से अल्पसंख्यक माने गए थे और कहीं न कहीं दलितों को भी हिंदू समाज से यहाँ अलग कर दिया जाता है। तो एक विस्फोटक स्थिति मैकडोनाल्ड की घोषणा से यहाँ निकल के आती है। काफी प्रतिक्रिया यहाँ पे होती है और उसका परिणाम ये होता है कि गांधी जी की प्रतिक्रिया और बाद में आमरण अनशन की शुरुआत होती है। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय यरबदा जेल में थे। ये सूचना मिलते ही उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था और गांधी जी ने मांग की थी कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आम निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए। साथ ही गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए काफी संख्या में सीटें सुरक्षित करने की मांग का विरोध नहीं किया। अपनी मांग मनवाने के लिए वे 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर वो बैठ जाते हैं। उपहास और प्रार्थना दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है 20 सितंबर 1932 को, और पूरे देश में कुएं, मंदिर आदि दलितों के लिए खोल दिए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने दलित वर्ग लीग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन भी बुलाया और सम्मेलन में अंततः गांधी जी के उपवास के छठे दिन 25 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ था, जिसमें 2 शर्तों के आधार पर सामान्य निर्वाचन मंडल बनाए जाने की सहमति हो जाती है। ये 2 शर्तें थी कि विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय से केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई थी। और इन आरक्षित स्थानों के लिए चुनाव 2 भागों में कराने की व्यवस्था की गई थी। पहले चरण में अछूतों को ही प्रत्येक आरक्षित स्थान के लिए 4 प्रत्याशी चुनने थे और दूसरे चरण में अछूत उच्च वर्गीय हिंदुओं के साथ मिलकर किसी एक सदस्य का चुनाव कर सकते थे। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई थी और कुछ समुचित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए भी प्रयास करने का यहाँ पे कोशिश की गई थी। इसके बाद इस समझौते के पश्चात गांधी जी का ध्यान मुख्यतः हरिजनोद्धार की तरफ लगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे होता है कि पूरा दलित वर्ग की तरफ उसका अब ध्यान जाता है। उन्होंने ये भी महसूस किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति अब मंद पड़ती जा रही है, अतः उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए प्रयास आरंभ कर दिए और उनके प्रयासों से ही हरिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई। अस्पृश्यता निवारण के प्रयास किए गए और गांधी जी ने अछूतों के लिए उपहास भी रखे। इसी बीच लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में बुलाया गया और कांग्रेस, गांधी इसमें सम्मिलित हुए और इसका परिणाम यह रहा कि सम्मेलन असफल रहा। इसके पश्चात सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और वो जो श्वेत पत्र जारी किया था, संवैधानिक सुधार एवं भारत के लिए एक नए संविधान निर्माण की बात की गई थी, जिसका अंतिम परिणाम निकला था भारत शासन अधिनियम 1935। ये उसमें पारित किया जाता है। तो ये नागरिक आंदोलन, गांधी जी जो दमनकारी नीतियों से आम जनता को बचाने के लिए आंदोलन स्थगित करते हैं बाद में, और मई 1934 में पटना अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अब पूरी तरह से गांधी जी का ध्यान था वो हरिजनों के उद्धार की तरफ झुक गया था।
कांग्रेस एवं गांधी जी की इस नीति की काफी आलोचना की जाती है। आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होते ही कुछ कांग्रेसी नेताओं ने पुनः काउंसिल प्रवेशों की नीति अपनाने की मांग की थी। फलतः कांग्रेस ने फिर से काउंसिलों के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया और 1934 में हुए निर्वाचनों में कांग्रेस ने भाग भी लिया था। तो ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दोनों रूपों में देखा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा एक गैप को भरा गया था। उस समय जो एक माहौल बन रहा था भारतीय राजनीति में, उसके और इसमें बहुत सी घटनाएं हम देखते हैं कि हुई है। 3 गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक निर्वाचन, उसका घोषणा पत्र, पूना समझौता और फिर बाद में दलित वर्ग के रूप में कार्य करना, ये गांधी जी के योगदान के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का पाठ, जिसके बारे में आपको काफी, मुझे लगता है, विस्तार से यहाँ पे आपको बताया गया है।